हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो लेट्स कंटिन्यू। हमने सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स देख लिए थे। तो अब हम लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को समझने के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से लाइगेंड्स होते हैं, जिनके जो लाइगेंड्स हैं वो इंट्रासेलुलरली जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो इनके रिसेप्टर्स हमारे सेल के अंदर होंगे, या तो साइटोसोल साइटोप्लाज्म में होंगे या तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ठीक, तो ऐसे लाइगेंड्स जो लिपिड सॉल्युबल होंगे, जो सेल के मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, उनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास कुछ लाइगेंड्स हैं। पहले हम लोग लाइगेंड्स देख लेते हैं एक एक करके। तो जितने भी हमारे स्टेरॉयड सिंथेसिस पाथवे में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जैसे स्टेरॉइड्स के अंदर ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एल्डोस्टेरोन हो गया, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो जितने भी स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस के पाथवे में बाय प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे लिपिड सॉल्युबल होंगे। फिर कुछ रेटिनॉइड्स जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। हमारे पास विटामिन डी भी लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक, और इसके अलावा हमारे पास और थायराइड हार्मोन्स जैसे T3 और T4। अब थायराइड हार्मोन्स की खास बात यह है कि इनके रिसेप्टर्स दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। सेल सरफेस पे भी होते हैं, जो सरफेस रिसेप्टर्स भी होते हैं T3 T4 के, और इंट्रासेलुलर भी होते हैं। ठीक, तो और T3 T4 के जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो भी दोनों तरह के पॉसिबल होते हैं। जो जैसे इंट्रासेलुलर में साइटोसोल में भी प्रेजेंट होंगे और इंट्रान्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊं, ठीक, तो अगर आपको एक ट्रिक से याद रखना है तो बेसिकली STD। ठीक, STD का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है यहाँ पर। इसका ये मतलब होगा कि S फॉर स्टीरॉयड, T फॉर थायराइड हार्मोन्स एंड D फॉर विटामिन डी। तो ये सारे आपके लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक, तो बेसिकली ये फिर सेल के मेम्ब्रेन को ईजिली डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, तो इनके जितने भी रिसेप्टर्स होंगे वो सारे इंट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होंगे। ठीक, पहली चीज़। और थायराइड जैसे T3 के जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो अगर मैं अब यहाँ पे आपको ऐसे समझाऊं कि ये हमारा लाइगेंड है, ठीक, और ये लाइगेंड आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर कंपोनेंट मतलब साइटोप्लाज्म में आ सकता है। ठीक, एक बार ये अंदर आ गया तो यहाँ पे इसका एक रिसेप्टर होगा। ठीक है, ये जो रिसेप्टर है ये बेसिकली एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, जहां पर इसका एक लाइगेंड बाइंडिंग साइट होगा और ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से। ठीक, एक बार ये बाइंड हो जाएगा तब ये एक्टिवेट होगा। लेकिन जब तक ये बाइंड नहीं होता, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है इसका जो ये वाला जो साइट है जहाँ पर ये DNA के कोडॉन्स से बाइंड करेगा, वो कोट एक प्रोटीन से कवर्ड रहता है। ठीक, इस प्रोटीन से वो कोटेड रहता है, कवर्ड रहता है, इनएक्टिव रहता है, तो ये काम नहीं कर सकता। ठीक, तो ऐसे प्रोटीन्स जो क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कोट करके रखते हैं या दूसरे प्रोटीन्स के एक्टिव साइट को क्लोज करके रखते हैं, उनको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है शैपरॉन। फॉर एग्जाम्पल शैपरॉन एक प्रोटीन है जो कि क्या कहते हैं एक्टिव साइट्स को कवर करके रखते हैं दूसरे प्रोटीन्स के। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर खुद एक प्रोटीन है। ठीक, तो जब तक ये
जो हमारा क्या कहते हैं लाइगैंड है, ये अंदर आएगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लाइगैंड बाइंडिंग साइट से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक ये हीट शॉक प्रोटीन यहीं लगा रहेगा, ठीक। और एक बार ये हीट शॉक प्रोटीन से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये डिटैच हो जाएगा हीट शॉक प्रोटीन। तो जैसे ये डिटैच हो जाएगा तो हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटेड अवेलेबल होगा, ठीक। अब ये जाके लाइगैंड और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये दोनों जाके हमारे न्यूक्लियस पर काम करेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर हमें मालूम है क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक। तो इसको काम करने के लिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये अपने जेनेटिक डोमेन पर जाके बाइंड करेगा, ठीक। और एक बार ये बाइंड हो जाएगा तो फिर यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन बात यह है कि ये जहाँ से बाइंड करता है, तो जेनेटिक सीक्वेंस जो होता है, इसको यहाँ पे हम लोग डीएनए बाइंडिंग एनहेंसर, डीएनए बाइंडिंग साइट हो गया ये, ठीक। और यहाँ पर बेसिकली ये जो ट्रांसक्रिप्शन और लाइगैंड बाइंडिंग साइट होगा, यहाँ पे इनहेंसिंग या फिर इनहेंसर रीजन होगा ये, ठीक। तो बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और जो लाइगैंड है इसका जब ये एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम, तो ये जाके जेनेटिक कोडॉन्स पे बाइंड करेगा, ठीक। और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स को ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू बनाएगा, ठीक। एक बार ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इनहेंसर रीजन के पास जाएगा और जहाँ पे अपना डीएनए बाइंडिंग कोडॉन्स के हिसाब से ये बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो हमें मालूम है ये बनाएगा प्री मैसेंजर आरएनए, ठीक। प्री मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, और जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा ये बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से, ठीक है। तो प्री मैसेंजर आरएनए से फिर मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा तो जो राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स ट्रांसलेशन में मदद करेंगे और ये बनाएंगे न्यू प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, आगे जाके ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ, और फिर इंट्रासेलुलरली हमारे न्यू प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं स्टेप वाइज बात करूँ तो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप हमारा लाइगैंड अंदर आ जाना चाहिए, पहला स्टेप, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि ये लाइगैंड अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक। तीसरा स्टेप, जब ये बाइंड हो जाएगा तो हीट शॉक प्रोटीन डिटैच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चौथा स्टेप जो है हमारा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो ये चौथा स्टेप हुआ। और फिर ये अपने डीएनए बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा, पांचवा स्टेप। और उसके बाद प्री मैसेंजर आरएनए सिक्स्थ स्टेप ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर सेवेंथ स्टेप में ट्रांसलेशन होगा, और एट्थ स्टेप क्या है कि न्यू प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग्स के पाथवेज हैं, बेसिकली ये लाइगैंड्स हैं, मतलब इन सारे लाइगैंड्स के रिसेप्टर्स हमारे इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होंगे, ठीक। एक ट्रिक बता दी है, एसटीडी के ट्रिक से याद रखना है आपको, स्टीरॉइड्स जितने भी हो गए, फिर थायराइड ग्लैंड के और विटामिन डी के, और कुछ रेटिनॉइड्स भी इसी पाथवे में काम करते हैं, इनके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया है सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दोनों हमने ग्रेट डिटेल में देख लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।